नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण के कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2014 का प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्म से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला है अंडमान एवं निकोबार, दूसरा है निकोबार एवं सुमात्रा, तीसरा है मालदीव एवं लक्षद्वीप, चौथा है सुमात्रा एवं जावा। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पुनः एनालाइज हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। आप लोग को अगर इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप प्रत्याशी को घोषित किया विजयी। आपको बता दें, अभी हाल ही में जो चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुआ तो उसमें कुछ धांधली होती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी पहली बार उसमें हिस्सा लिया। आपको याद है, अभी हाल ही में चंडीगढ़ में चुनाव हुए जिसमें से टोटल 36 वोटों 36 सीटों पर चुनाव हुए थे। उसमें से 16 जो बीजेपी को वोट मिले थे और 12 + 8 आपको और कांग्रेस को वोट मिले थे। और जो 8 वोट है उसे इनवैलिड कर दिया गया था। जो मतलब वहाँ के जो मतलब रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह है, उन्होंने 8 वोट पे क्रॉस कर चिन्ह लगा दिया था और उसे इनवैलिड घोषित कर दिया था और बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उन्हें विजयी घोषित कर दिया था। इस मामले को लेकर जो बीजेपी के आपके और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे मतलब कुलदीप ने यह मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कहा कि आप 8 वोट अनवैलिड क्यों कर दिए। इसमें उनके पास कोई जवाब नहीं था। इस चक्कर में फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो अनवैलिड वोट थे 8 उन्हें वैध माना और उसके बाद आप पार्टी के प्रत्याशी कुलदीप को मेयर घोषित कर दिया है। कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को माना कदाचार का दोषी चलेगा उनके ऊपर मुकदमा। मसीह ने 8 मत पत्रों को गड़बड़ करार देकर भाजपा प्रत्याशी को घोषित किया था जिससे और विजयी बनाया था। पीठासीन अधिकारी की ओर से रद्द किए गए मतपत्रों को कोर्ट ने वैध माना। कहा इसके लिए वाद की लोकतंत्र की प्रक्रिया बाधित ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ये पहली बार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ये मेयर के चुनाव में हस्तक्षेप कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, यह हमारी सर्वोच्च अदालत है। यह एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 124 तहत इसकी बात की गई है और इसकी स्थापना की अगर बात करें 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। किसानों के धरने में ट्रैक्टर ट्राली ले जाने की क्या मतलब। हाई कोर्ट कह रहा है किसानों को विरोध करने का अधिकार, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है। कोर्ट ने कहा कि जो वाहन हाईवे पर वैध नहीं प्रदर्शनकारी अमृतसर से ले जा रहे हैं। अब देख रहे हैं जो किसान का चल रहा है ना इस समय संगठन आंदोलन, उसी पे लेकर चर्चा चल रही है। जो उनके फसलों पे एमएसपी के मूल्य को एक निश्चित मूल्य देने की बात उठाई ना, उसी पे चर्चा हो रही है। कश्मीर को ऐसा बनाएंगे कि लोग स्विट्जरलैंड जाना भूल जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित जम्मू कश्मीर और 70 साल के सपने को पूरा कर देगा मोदी। 370 हटने के बाद ताकत यह है कि मैंने देशवासियों से भाजपा के 370 सीट दिलाने को कहा है और प्रधानमंत्री ने 32,000 करोड़ से अधिक की परियोजना को लोकार्पण और शिलान्यास किया। अब आपको पता ही हो 2019 में 370 धारा हट गई थी जम्मू कश्मीर से। सोनिया व नड्डा समेत 41 निर्विरोध निर्वाचित, पहली बार संसद की उच्च सदन की सदस्य बनी है। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, गुजरात के भाजपा अध्यक्ष और समेत पार्टी के 4 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित किए गए। आपको पता ही होगा कभी हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हाल ही में कांग्रेस और भाजपा में शामिल हुए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान सहित 41 प्रत्याशी मंगलवार को राज्यसभा में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, मतलब इनका कोई विरोध नहीं हुआ। सोनिया गांधी का निर्वाचन राजस्थान व नड्डा जो है जेपी नड्डा भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वो गुजरात से उनका हुआ है निर्वाचित। यहाँ आप लोगों को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। ओटीएस को लेकर विधानसभा में आप विधायकों का हंगामा। अब आप सोच रहे हैं कि दिल्ली भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी क्यों हंगामा चला है। क्या आपको याद है कि जब
किसी पार्टी के मुख्यमंत्री हो और किसी दूसरी पार्टी के राज्यपाल हो तो उसमें आपस में मतभेद चलता ही रहता है। स्पीकर के आसन के सामने आकर की नारेबाजी, परिसर प्रदर्शन पर विधायकों ने कहा दोषी, अधिकारियों को निलंबित कर एलजी। युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू होगा ग्रीन ओलंपियाड। इसे ग्रीन ओलंपियाड फॉर यूथ नाम दिया गया है। इसमें विश्वविद्यालय सहित देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के पढ़ने वाले 18 से 25 वर्ष के सभी छात्र हिस्सा ले सकेंगे। ग्रीस व अर्मेनिया दोनों ही रायसीना डायलॉग में तुर्की को संकेत। ग्रीस के पीएम के साथ आज पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। अब ये रायसीना डायलॉग, आइए हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। रायसीना डायलॉग का प्रारंभ 2016 में किया गया था। यह भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और एडवाइजर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्री को शामिल किया जाता है। ORF की स्थापना 1990 में की गई थी और इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। इस पर आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। शुरुआत 2016 में हुई थी लेकिन स्थापना 2090 में हुई थी। यह नई दिल्ली में स्थित है जो एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अब इसका बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था इसे स्थापित करने के लिए। रायसीना डायलॉग एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब आप लोग के मन में आ रहा कि रायसीना डायलॉग इसका नाम यही क्यों पड़ा। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना पहाड़ी नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। इस बार इसका 9वां संस्करण है। इस बार के मुख्य अतिथि श्री किरियाकोस मित्सोताकिस होंगे। इस बार इसके मुख्य अतिथि, इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। और इस बार की इसकी मतलब थीम क्या है जिससे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। भाजपा ने कोविंद समिति को सौंपे सुझाव में की एक साथ चुनाव की पैरवी। सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची बनाने को भी किया आह्वान। कहा पहले लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। अब चुनाव की अगर बात करें तो ये चुनाव जो कराता है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है और यह एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 तहत इसकी बात की गई है। और आप लोग को बता दें कि 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। और मतदाता दिवस मतलब इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी, जो युवा मतदाता है उनको जागरूक करने के लिए। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। रूस ने कभी भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया। जयशंकर प्रसाद बोले हर देश अपने पिछले अनुभवों के आधार पर निभाते हैं रिश्ते। पश्चिम में लंबे समय तक दी थी पाक को रक्षा आपूर्ति को प्राथमिकता। यहाँ आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे हैं लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसी पे लेकर सीट पे बंटवारे के लेकर बातें चल रही हैं कि कौन सा प्रत्याशी किस जगह से सीट लड़ेगा चुनाव। अब मैंने आप लोग से बस बात की थी कि हम लोग इसकी जगह में जो अगर महत्वपूर्ण खबरें रहेंगी तो हम लोग महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। अगर राजनीतिक में जो ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरें नहीं है तो उसकी जगह में हम लोग जो देश है, पूरे वर्ल्ड के देश हैं, उसमें हम उन कुछ देशों के बारे में और उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा के बारे में जानकारी जरूर लेंगे। तो मैंने 10-10 देशों को अलग अलग बांटकर आप लोग को बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से याद रहे। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए जो 10 देशों के नाम है और कंट्री, उनके कैपिटल है और उनकी जो करेंसी है उससे आप लोग अच्छे से याद कर पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं, कल हमने 10 देशों की बात की थी, आज हम उसके आगे अपनी ये सीरीज शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे 10 देशों के बारे में और हम शुरू करते हैं ताइवान से। ताइवान की राजधानी ताइपे है और इसकी मुद्रा डॉलर है। और नीचे और उसके बाद बात करें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इसकी मुद्रा थाई बात है। और वियतनाम की राजधानी हनोई है, इसकी मुद्रा डॉग है। और कंबोडिया की राजधानी नाम पे है और इसकी मुद्रा रियल है। और उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योयांग है और इसकी मुद्रा वॉन है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और इसकी मुद्रा भी वॉन है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। पहले ये मतलब कोरिया ही होते थे, एक जो कोरिया गणराज्य था उसी को 2 भागों में बांट दिया गया, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया।
जिसके बारे में आप लोग जरूर जानते रहिए। और हांगकांग की इसकी राजधानी विक्टोरिया है, इसकी मुद्रा डॉलर है। और फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, उसे भी आप लोग जानते रहिए। इसकी जो मुद्रा है पेसो है। और सिंगापुर, इसकी राजधानी सिंगापुर है और इसकी जो मुद्रा है वो सिंगापुरी है। और इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता है और इसकी मुद्रा रुपया है। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरे द्वारा बताए गए जो ये कंट्री है, मुद्रा है यानी करेंसी है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर सकेंगे। इसीलिए मैंने केवल 10-10 ही कंट्री के नाम आप लोग को बता रही हूँ, ताकि आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज कर सकें और अच्छे से याद कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आगे जो खास खबरें उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। यह आप लोग का संपादकीय पात्र है। यहाँ आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। जो आपके परीक्षा पॉइंट बेस से आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग मेंस आंसर राइटिंग तैयारी करें, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। ऐतिहासिक निर्णयों के साथ समापन की ओर। बीते सप्ताह 17वीं लोकसभा का अंतिम सत्र समाप्त हो गया है। इसी के साथ सरकार के 5वें वर्ष की विधायी यात्रा संपन्न हो गई है। कई ऐतिहासिक निर्णयों, विधायी कार्यों और अवरोधों की यादों के साथ संपन्न लोकसभा कई मायने में अनूठी रही। 5 वर्षों की इस यात्रा में कई नए राजनीतिक और विधायी अनुभव देश की जनता के लिए और साथ ही कई नए राष्ट्र संसदों के लिए भी यह अनुभव यादगार बना रहा है। समापन की ओर अक्सर इस लोकसभा के कार्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या नई योजनाएं लाई गई और क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही जो सत्ता सरकार पे अभी थी, जिस पार्टी की सत्ता में सरकार थी। तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। निजी निवेश से बढ़ेगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन। रिलायंस, टाटा पावर, अदानी पावर सहित 5 कंपनियों में आवंटित किए गए 26 अरब डॉलर। यह पहली बार हुआ जब परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सरकार निजी कंपनियों को निवेश करने के लिए कहा है। सरकार को इस निवेश से 2040 तक 11,000 मेगावाट नई परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता की उम्मीद है। वर्तमान में देश के कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 2% से कम हो चुकी है। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। WHO ने गाजा के अस्पताल से 32 मरीजों को किया निकाला सुरक्षित। वह अभी फंसे हैं 125 मरीज व स्वास्थ्यकर्मी। फिलिस्तीन अधिकारी बोले, नासिर अस्पताल में 8 मरीजों की मौत। यूनिसेफ ने अध्ययन में गाजा के 6 बच्चों को एक कुपोषित पाया। और ये WHO की बात करें, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय आप लोग को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। और 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। शशि थारूर को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार। प्रख्यात लेखक एवं संवाददाता शशि थारूर को मंगलवार में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। सिंगापुर में सारंग का अद्भुत प्रदर्शन। आपको याद है अभी हाल ही में सिंगापुर में एयर शो हो रहा है। यह सिंगापुर के चंगी केंद्र में हो रहा है। अभी चंगी केंद्र से एक बात और याद आती है कि किसी के लिए बहुत फेमस है। आपको बता दें, ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है सिंगापुर का चंगी केंद्र, जिसे भी आप लोग जानते रहिए, कभी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। और भारत से सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम भाग ले रही है और इस टीम में ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसे HAL द्वारा किया गया था। इसे ये भी आपके परीक्षा पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकता है कि ध्रुव का जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है उसका निर्माण किसके द्वारा हुआ था। तो HAL के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, इसे भी आप लोग जानते रहिए। यहाँ आप लोग को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। भारत और इंग्लैंड के बाद आज चौथे टेस्ट के लिए दोनों टीम पहुंच रही रांची। आज से करेंगी अभ्यास। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट से जनरल जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। गुब्बारे से प्रशांत महासागर में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने स्टीव फॉसेट। 1995 में आज ही के दिन अमेरिका व्यवसायी स्टीव फॉसेट गुब्बारे से अकेले प्रशांत महासागर में पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने। नेविगेशन प्रणाली और सुरक्षा उपकरणों से लैस गुब्बारे से उन्होंने दक्षिण कोरिया से कनाडा तक 5,400 मील तक की दूरी तय की थी। दुनिया का पहला स्वचालित भाप इंजन का सफल परीक्षण किया गया। 1804 में आज ही के दिन स्वचालित भाप इंजन या भाप लोकोमोटिव सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण ब्रिटेन के पेन वाई डोरेन ऑर्नर्स वर्क्स के समान रूप से घोड़े द्वारा खींची जाने वाली ट्रम लाइन पर किया गया था। इंजन का आविष्कार रिचर्ड थ्रेविथिक ने किया था।
सिर्फ सोचा और चलने लगा कंप्यूटर। मार्क्स ने दी जानकारी, पिछले महीने दुनिया में पहली बार इंसान के दिमाग में लगाई थी चिप। न्यूरॉन संबंधित बीमारी से पीड़ित लोगों के जीवन में आसान बनाना है इसका मकसद। तो आपको मूवीज जुड़ी खबरें मिलेंगी, इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न था, निम्नलिखित द्वीपों के युग में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है यानी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। चलिए इसका हम थोड़ा इसके बारे में और थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। अंडमान एवं और निकोबार एक जल निकाय द्वारा अलग किया जाता है जिसे 10 डिग्री जल संधि 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। लक्षद्वीप द्वीप समूह और मालिक एटोल 9 डिग्री द्वारा अलग किया जाता है और ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमत्रा द्वीप के बीच में स्थित है और मिनिकॉय चैनल एक छोटा सा 8 डिग्री चैनल है जो मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी होंगी। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।